हेलो, गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। तो इस क्लास में हमें वो क्लास ले रहे हैं बच्चों की जिनकी बोर्ड एग्जाम अभी बाकी है 10th क्लास की। तो उनकी रिवीजन के लिए ये वीडियो तैयार कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स के, जो उन बच्चों को मदद मिल सके। तो कल हमने पढ़ा था गुणा की 3 विधि पढ़ी थी हमने, सूत्र निखिलम विधि, एकाधिकन पूर्वेणी विधि, न्यूनयन पूर्वेणी विधि। फिर हमने पढ़ा था भाग 2 विधियां पढ़ ली थी हमने, सूत्र निखिलम विधि और प्रावर्ती उज्जयति विधि। अब तीसरी विधि पढ़ रहे हैं हम, दवधांक विधि। दवधांक विधि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटे, भाग। तो दवधांक विधि द्वारा भाग कैसे करेंगे हम? तो सबसे पहली बात, भाजक जो संख्या है उसमें से हम दवजांक और मुख्यांक लेंगे। भाजक दवजांक की इकाई अंक में भी हो सकता है, मतलब 1 अंक की संख्या भी हो सकती है, 2 अंक की संख्या भी हो सकती है। इकाई का जो अंक है वो दवजांक, अगर 1 अंक लें तो 2 अंकों में लें तो 2 अंकों में भी हम दवजांक ले सकते हैं। लेकिन 2 अंकों में दवजांक कब लेते हैं? जब भाजक का प्रत्येक अंक 5 से बड़ा हो। भाजक का प्रत्येक अंक क्या हो? 5 से बड़ा हो और 3 अंकों की संख्या हो। 3 अंकों की संख्या हो, तीनों ही अंक 5 से बड़े हो, तब हम क्या करते हैं? दवजांक 2 अंकों में लेते हैं भाग को सरल करने के लिए। अगर 5 से छोटा है तब हम क्या करेंगे? इकाई अंक ही लेंगे दवजांक में, शेष अंक होते हैं मुख्यांक। तो देखो भाजक, ये है हमारा भाजक, ये भाजक है जिसका हमें भाग देना है। तो सबसे पहला काम बेटा, इसमें इकाई का अंक तो होगा दवजांक 1। शेष संख्या जो बचती है भाजक की उसको बोलते हैं मुख्यांक। मुख्यांक है 15। मुख्यांक क्या है? 15 है। मुख्यांक क्या है? 15 है। तो अब इसमें भाग कैसे देना है? वही तरीका है जो शेष दोनों विधियों में था। 2 खड़ी लाइनें खींच करके 3 खंड बनाते हैं। 2 खड़ी लाइन खींच करके 3 खंड बनाते हैं, ये 3 खंड हो गए। अब इसमें अंक किस प्रकार से रखते हैं? सूत्र निखिलम विधि और प्रावर्ती उज्जयति विधि में हमारा नियम यह था कि आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक भाज्य के इकाई तरफ से तृतीय खंड में रखे जाते थे। यह तो सूत्र निखिलम और प्रावर्ती की बात है। दवजांक में क्या है कि दवजांक में हमने जितने अंक लिए हैं, जैसे दवजांक में हमने 1 अंक लिया है, मतलब 1 अंक की संख्या, तो इसका मतलब दवजांक में जितने अंक लेते हैं उतने ही अंक भाज्य के इकाई तरफ से तृतीय खंड में होते हैं, तीसरे खंड में होते हैं। दवजांक में हमने 1 अंक लिया है तो भाज्य का 1 अंक तृतीय खंड में आएगा 8। बाकी शेष संख्या मध्य खंड में होगी, मध्य खंड में होगी। इस प्रकार से प्रथम खंड में क्या लिखते हैं? दवजांक और मुख्यांक। दवजांक और मुख्यांक, इसको देखो कैसे लिखेंगे हम? ऐसे लिखेंगे, दवजांक घात के रूप में, ऐसे मुख्यांक और घात के रूप में दवजांक, फिर ये अंडरलाइन हो गई। अब देखो भाग हमें हमेशा मुख्यांक का ही देना है। तो पहली बात यहां ये संकेत भी दर्शाना है, मुख्यांक का ही भाग लगेगा बेटे। तो पहले हम क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे 9 में 15 का भाग देंगे। 15 का भाग 9 में तो जाता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? 2 अंक लेंगे। तो मतलब 92, इसमें भाग देंगे 15 का। 15 का भाग जाता है 6 बार और शेष फल बचता है 2। शेष फल बचता है 2। तो 6 यहां उत्तर में लिखेंगे और शेष फल 2 92 में दिया है, 3 और 2 के बीच में लिखेंगे 2। शेष फल 2। शेष फल जो होता है, जिस संख्या के भाग दिया है उससे अगले और उस संख्या के मध्य में लिखते हैं। 92 और 3 के बीच में 2 हो गया। अब नंबर 2 बात, इससे बनाएंगे हम नया भाजी। नया भाजी मतलब जिसमें हम भाग देंगे वो नया भाजी। नया भाजी क्या बनेगा? ये बनेगा 2 3 यानी कि 23। नया भाजी क्या बनेगा?
23। नया भाज्य क्या बनेगा? 23। नया भाज्य बनाने के बाद में क्या करेंगे हम? संशोधित भाज्य। तीसरी बात, संशोधित भाज्य बनाएंगे। संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य का क्या सूत्र होता है? ये होता है कि नया भाज्य माइनस भागफल अंक गुणा ध्वजांक, ये होता है संशोधित भाज्य। मतलब ये तीन बातें ही चलेंगी बार बार, हर बार तीन बातें चलेंगी। संशोधित भाज्य क्या आ गया हमारा? नया भाज्य 23 माइनस भागफल अंक 6 ध्वजांक 1। तो 23 में से 6 घटाएंगे, 23 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा? 17। 23 माइनस 6 कम 6 घटाएंगे, कितना बचा? 17। तो अब देखो क्या करना है, नंबर 4 बात, भाग दिया, भागफल शेषफल, भागफल शेषफल, नया भाज्य बनाया, संशोधित भाज्य कर लिया। अब दोबारा यही बात, ये बात चलेगी, फर्स्ट भाग देंगे, किसमें? संशोधित भाज्य में भाग लगेगा। तो 17 में भाग देंगे 15 का, भाग हमेशा मुख्यांक का ही देना है। 15 का भाग देंगे एक बार, 15 एकम 15, और शेष भले 2 बच गए। एक उत्तर में लिखेंगे, शेष फल 2 यहां लिखेंगे। वही बात दूसरी, यानी कि नया भाज्य बनाएंगे। नया भाज्य, नया भाज्य क्या बन गया? 2 और 5 यानी कि 25 हो गया, नया भाज्य बन गया। संशोधित भाज्य बनाएंगे, मैंने बताया ना कि यही तीन बातें चलेंगी दोबारा। तो संशोधित भाज्य, संशोधित भाज्य, नया भाज्य 25 माइनस भागफल अंक 1 गुणा ध्वजांक भी 1, ध्वजांक भी 1। तो 1 एकम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 24। कितना आएगा? 24। तीनों हो गए। अब 7वीं बात, 24 में भाग देंगे 15 का, 15 दूनी 30, ज्यादा होता है, 2 बार नहीं जाएगा, एक बार। 15 एकम 15, कितने बच गए? 9। शेष फल कितने बच गए? 9। शेष फल 9, 1 यहां लिखेंगे, शेष फल 9 यहां आ गया। अब देखो बेटा, आप इसमें इंटर कर जाते हो, थर्ड कॉलम में इंटर कर जाते हो, इसका मतलब ये आपका भागफल है, ये आपका क्या है? भागफल। अब हमें शेषफल निकालना है, तो अंतिम शेषफल, इसमें इंटर होने के बाद में जो हम संशोधित भाज्य निकालते हैं वो ही अंतिम शेषफल होता है। तो अब यहां निकालेंगे, यहां ये बात लिखेंगे, अंतिम शेषफल वो क्या है? संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य ही क्या है? अंतिम शेषफल। ऐसे ही करेंगे हम, नया भाज्य, संशोधित भाज्य, ये 2 बातें हो रही। तो नया भाज्य क्या बन गया? 98 माइनस नया भाज्य 98 माइनस भागफल अंक 1 गुणा ध्वजांक 1। तो 1 एकम 1 घटाएंगे, क्या आएगा? 97। इसमें आने के बाद में याद रखना, थर्ड कॉलम में इंटर होने के बाद में संशोधित भाज्य ही अंतिम शेषफल होता है। तो ये डायरेक्ट, ये पूरी बात भी आप यहां लिख सकते हो कि 98 माइनस 1 गुणा 1 बराबर 97। ये हमारा क्या है? शेषफल है। तो अतः है भागफल 611 और शेषफल 97। आंसर ये हो गई हमारी ध्वजांक विधि। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको और बता दूं, एक क्वेश्चन और, या फिर आपका पढ़ा हुआ तो है ही, पहले इसको रिवाइज किया है, हर बार आपको ऐसे ही करना है। बस ध्यान ये रखना है कि संशोधित भाज्य, अगर यहाँ इस बात का ध्यान रखना कि हम कई बार क्या करते हैं कि भाग देने पर भाग चला जाता है 2 बार या 3 बार, और संशोधित भाज्य अगर ये ऋणात्मक आता है, क्या आता है? ऋणात्मक आता है, तो हम क्या करेंगे? भाग को एक बार कम कर देंगे, भाग को एक बार क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो ये है अपनी ध्वजांक विधि। तो एक एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से सोल्व होते जाते हैं। अब आगे हम लेते हैं, ध्वजांक विधि हो गई, तो ध्वजांक विधि का
एक क्वेश्चन आप और लेना चाहो तो और भी बता सकते हैं, बल्कि शायद मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब द्विभाग विधि हो गई, हमारी भाग की तीनों विधियां हो गई। अब हम लेंगे वर्ग। वर्ग लेते हैं, क्योंकि भाग और वर्ग में एक क्वेश्चन आता है। तो वर्ग की पहली विधि ले रहे हैं हम, एकाधिकेन पूर्वेण विधि। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से वर्ग ज्ञात करना। एकाधिकेन पूर्वेण विधि में क्या होता है बेटा कि इकाई का अंक 5 मिलेगा। उसमें जो भी क्वेश्चन हमें एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करने में पूछेंगे उसमें होगा इकाई का अंक 5। इकाई का अंक अगर 5 नहीं है तो उसमें आप वर्ग ज्ञात करने की एकाधिकेन पूर्वेण विधि नहीं लगा सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए 75, इकाई का अंक 5 है। 85 5 है। 105 5 है। 95 5 है। 205 5 है। 115 5 है। मतलब इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। उसी को एकाधिकेन विधि द्वारा सरल करने में इजी रहता है। अब देखो इसको सरल कैसे करें। इसमें भी क्या करते हैं, 2 खंड बनाते हैं, 2 भाग बनाते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष। बहुत ही इजी है। जैसे हम लेते हैं 75 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, वर्ग। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 खंड बनाएंगे। दक्षिण पक्ष में इकाई अंक का वर्ग, दक्षिण पक्ष में इकाई अंक का वर्ग मतलब हमेशा ही 5 का वर्ग रहेगा। तो इकाई का अंक 5 होगा, 5 का वर्ग। बाएं पक्ष में शेष निखिलम अंक और उसका एकाधिक, इसीलिए इसका नाम एकाधिकेन पूर्वेण विधि है। तो इकाई का अंक 5 का वर्ग ले लिया, निखिलम अंक 7 है, 7 गुणा 1 अधिक 8। तो इसको गुणा कर देंगे 56, इसको इंटू कर देंगे 25। अब देखो इन दोनों को एक साथ में लिख देंगे 56 25। ये हमारा आंसर कितना इजी है। ऐसे ही हम करेंगे, जैसे इसका करना है हमें 105 का वर्ग। तो क्या करेंगे, ये 2 खंड बनाएंगे, इकाई के अंक का वर्ग और निखिलम अंक 10 गुणा 11, 10 गुणा 11, इकाई का अंक का वर्ग, शेष संख्या 10, तो 10 गुणा 11, इनको गुणा कर देंगे 110 ओब्लिक 25। अब एक साथ में लिख देंगे 110 25। ये लो, यह आंसर हो गया। इकाई का अंक 5 ही होगा, जिसको एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा करते हैं। जैसे मान लो आपको ये करना है 205 का वर्ग, 205 का वर्ग। तो देखो ये 2 खंड, 5 का वर्ग और बच गई संख्या 20, तो 20 गुणा 1 अधिक 21। तो 20 को 21 से गुणा कर दो, 420 ओब्लिक 25। इसको एक साथ में लिख देंगे, ये लो, है ना जी। तो ये है एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया है और आप कर लेंगे। तो हो गई हमारी एकाधिकेन पूर्वेण विधि। अब अगली विधि लेते हैं हम। वर्ग की एक विधि हो गई एकाधिकेन पूर्वेण विधि। इसमें ध्यान रखना इकाई का अंक 5 ही होगा, इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। अब दूसरी विधि लेते हैं। एकाधिकेन पूर्वेण विधि के बाद में दूसरी विधि आती है हमारी सूत्र निखिलम विधि। दूसरी विधि सूत्र निखिलम विधि, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था कि सूत्र निखिलम विधि का वर्ग और गुणा दोनों सेम है। दोनों क्या है, सेम है। जैसे 103, 204, 27, 14, इसमें और गुणा में दोनों में ही हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, विचलन। और विचलन का सूत्र होता है संख्या माइनस आधार या उपाधार, क्योंकि इसमें 2 विधियां लगती हैं, उपाधार
संख्या माइनस आधार और उपाधार, संख्या माइनस आधार और उपाधार। मतलब हमें ज्ञात करना है सूत्र निकली विधि द्वारा वर्ग। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम एक बार, एक छोटा सा क्वेश्चन लिया हमने, थर्ड क्वेश्चन लिया इसमें 27 का हमें वर्ग करना है, 27 का। तो देखो इसमें हम क्या लेंगे, पहले आधार लेंगे। आधार 2 अंकों की संख्या है 10, लेकिन ये क्या है 30 के नजदीक है या फिर 20 के नजदीक है। आप 30 के नजदीक लेकर भी कर सकते हो और 20 के नजदीक भी इसे कर सकते हो शून्यांश संख्या में। उपाधार संख्या बनेगी इसकी। तो उपाधार संख्या, उपाधार संख्या, क्योंकि 10 आधार लेंगे तो विचलन बड़ा आएगा और विचलन को छोटा करने के लिए, कल भी बताया था मैंने पहले वीडियो में कि विचलन को छोटा करने के लिए उपाधार विधि लगती है। तो उपाधार संख्या क्या आएगी, 10 गुणा 2 20 भी ले सकते हो और 10 गुणा 3 30 भी ले सकते हो। तो उपाधार अंक, उपाधार अंक वो क्या हो गया 2, उपाधार अंक क्या हो गया इसमें 2 हो गया। और विचलन संख्या माइनस आधार, संख्या 27 उपाधार 20 7, विचलन ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आ सकता है। तो आप देखो इसको कैसे लिखना है, हमें इसका सूत्र क्या है, आधार और उपाधार विधि में संख्या प्लस तिरछा विचलन, या इसमें तिरछा विचलन की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम ही होता है, संख्या प्लस विचलन, विचलन ये सूत्र है। तो मैं ये यहीं लिख लेता हूं कि सूत्र क्या है, संख्या प्लस विचलन और गुणा उपाधार अंक ओब्लिक विचलन का वर्ग। ये सूत्र है। किसी भी संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करते हैं तो उपाधार विधि में, ये उपाधार विधि है, उपाधार विधि। अब देखो इसमें हम मान रख लेते हैं, संख्या 27 विचलन 7 गुणा उपाधार अंक 2 ओब्लिक विचलन 7 का वर्ग। 27 और 7 34 गुणा 2 ओब्लिक 49, 34 दूनी 68 ओब्लिक 49, ये आ गया। अब नोटेड बात क्या है इसमें, नोटेड बात, नोट बात आपको ये रखनी है कि आधार में जितने शून्य हैं, आधार में जितने शून्य हो उतने ही अंक, उतने ही अंक दक्षिण पक्ष में होने चाहिए, दक्षिण पक्ष में लेते हैं। आधार में जितने शून्य होते हैं सूत्र निखिलम में, तो आधार में शून्य 1 है, 1 अंक लेंगे हम 9 बच गए 4 इसमें जोड़ देंगे तो 68 और 4 72 729, ये आंसर आ गया। 27 का वर्ग क्या होगा 729 होगा। ओके, अगर मान लो ये तो हो गया आपका 20 के नजदीक लेकर के, और ये संख्या 30 के नजदीक भी है, किसके नजदीक है 30 के नजदीक भी है, तो इसमें हम उपाधार संख्या 30 लेकर भी कर सकते हैं, उपाधार संख्या 30 लेकर के भी कर सकते हैं। तो देखो मैं अब इसमें 30 लेकर के बता रहा हूं आपको। मान लो आपने यहां 2 से गुणा न करके 3 से गुणा कर लिया, किससे गुणा कर लिया 3 से, तो उपाधार संख्या क्या बन गई 30 बन गई, उपाधार अंक क्या बन गया 3 बन गया। विचलन क्या है आपका 27 माइनस 30, तो माइनस में 3 आएगा, माइनस में 3, विचलन क्या आएगा माइनस में 3। तब हम क्या करेंगे इसको, देखो शून्यांक संख्या के नजदीक होनी चाहिए कोई भी संख्या, तो देखो संख्या 27 प्लस विचलन, विचलन कितना -3, तो ये आएगा -3 हो गया, गुणा उपाधार अंक 3 ओब्लिक विचलन -3 का वर्ग। 27 में से 3 घटाएंगे 24 गुणा 3 ओब्लिक 3 का वर्ग 9,
100 है 72 ओब्लिक 9, एक ही अंक है 9 2 7 729, ये लो। अगर आप 30 लेके करते हो तो भी 729 आएंगे। तो कहने का मतलब कि कोई भी संख्या जिसका हम वर्ग ज्ञात कर रहे हैं सूत्र निकलन विधि द्वारा, उसमें क्या करना है, उस संख्या को शून्यांत संख्या से तुलना करनी है। शून्यांत संख्या से तुलना करने पर तो लगेगी उपाधार विधि, और शून्यांत संख्या 10 के नजदीक है तब लगेगी आधार विधि। ओके, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मैं मान लो एक क्वेश्चन और ले लो, बड़ा ले लेते हैं। जैसे ये ले लिया 204 का वर्ग, 204 का वर्ग निकालना है दूसरा एग्जाम्पल। तो आधार इसमें कितना होगा, 100 होगा, 3 अंकों की संख्या है 100। ये 204 है यानी कि 200 के नजदीक है, तो उपाधार संख्या क्या बनेगी, उपाधार संख्या क्या होती है, आधार की गुणज संख्या। आधार 100 को गुणा करेंगे 2 से, 200, ये 200 के नजदीक हो गई। तो उपाधार अंक क्या बन गया, 2 बन गया। उपाधार अंक क्या बन गया, 2 बन गया। तो विचलन क्या आएगा, संख्या 204 माइनस उपाधार 204। अब देखो इसको करते हैं, संख्या 204 प्लस विचलन 4 गुणा उपाधार अंक 2 ओब्लिक 4 का वर्ग, 204 4 208 गुणा 2 ओब्लिक 16 216 ओब्लिक 16। अब देखो इसमें 2 अंक हैं, आधार में कितने शून्य हैं, 2 है। तो हमें क्या कहा है, आधार में जितने शून्य है उतने ही अंक दक्षिण पक्ष में लेते हैं। 2 शून्य ही तो 2 अंक लेंगे, 2 ही यहाँ पढ़ा करना, पहले से ही 2 है तो दोनों लेंगे, तो दोनों लेंगे तो ये संख्या ऐसे लिखी जाएगी। अब जांच करनी है आपको सही है गलत, तो इसको क्या करेंगे हम, 204 को 204 से गुणा कर लो, अगर ये आता है तो सही है, नहीं गलत है। 4 को गुणा 16 8, 416, सॉरी यहाँ 416 गलती का पता लग गया, 416 ये लो, इसको 2 से इंटू करते हैं 416। तो देखो गुणा करने पर जांच करने पर ये हमें गलती पकड़ में आ गई, भूल से जो मिस्टेक होती है उसको पकड़ में कर लिया हमने, तो दोनों सही है, इसका मतलब सवाल सही है। 208 को 2 से इंटू करेंगे 416 ओके। तो ये होगी हमारी सूत्र निकलम विधि, सूत्र निकलम विधि। तो ये छोटी मोटी जो गलतियां होती हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि गलती आपसे भी हो सकती है और बच्चों से ज्यादा होती है गलती। तो एक विधि हो गई हमारी सूत्र निकलम विधि, एक हो गई एकाधिकन पूर्वेन विधि। अब हमें सूत्र निकलम विधि का ही दूसरा नाम यावदुनम तावदुनी चक्रते योजित है। यावदुनम तावदुनी विधि द्वारा वर्ग ज्ञात करना हो तो उसको सूत्र निकलम विधि द्वारा ही करना है, क्योंकि उसी का उपनाम है ये, सूत्र निकलम विधि का ही क्या है, उपनाम है। तो वर्ग ये 3 विधियों में से आता है। अब हम लेते हैं घनफल, क्या लेते हैं, घनफल, घनफल। घनफल की सूत्र निकलम विधि है आपकी, सूत्र निकलम विधि। इसी विधि के द्वारा जब आप पूछते हैं, एक विधि ही घनफल की, आपको एक विधि याद रखनी है, सूत्र निकलम विधि। सूत्र निकलम विधि के द्वारा घनफल, जैसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, ये इन्हीं में से आ जाएगा कोई, आप तो इन्हीं को निकाल लेना। नो, इसमें भी देखो क्या है, सूत्र निकलम में गुणा हो चाहे भाग हो चाहे वर्ग हो या घनफल हो, 2 विधियां आती हैं। आधार विधि, आधार विधि, इसका सूत्र है
संख्या प्लस विचलन गुणा 2, संख्या प्लस विचलन गुणा 2 ओब्लिक 3 गुणा विचलन का वर्ग ओब्लिक विचलन का क्यूब। ये तो आधार विधि है। क्या है? आधार विधि। और एक है उपाधार विधि। तो उपाधार आधार विधि दोनों सेम ही है, संख्या प्लस विचलन गुणा 2। इसमें क्या होता है कि उपाधार अंक जो है, उपाधार अंक का स्क्वायर होता है, उपाधार अंक उसका स्क्वायर गुणा में आता है ओब्लिक उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का वर्ग, विचलन का वर्ग ओब्लिक विचलन का क्यूब। यह है अपनी उपाधार विधि। अब देखो इसको करने का तरीका, इसमें आपको ये रखना है कि आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक मध्य और तृतीय खंड में रखे जाते हैं। जैसे हम कोई भी सवाल लेते हैं, जैसे मैं सवाल ले लेता हूं, आपको ये ले लेता हूं 109 109 का घनफल ज्ञात कर रहे हैं। तो 109 में आधार कितना है? 100 है। आधार कितना है? 100 है। तो विचलन कितना आएगा? संख्या माइनस आधार, 109 माइनस 100 बराबर कितना आया? 9। विचलन 9 आ गया, आधार विधि लगेगी। आधार विधि का ये सूत्र है, इसमें मान रखेंगे संख्या 109 प्लस विचलन 9 गुणा 2 ओब्लिक 3 गुणा विचलन 9 इसका स्क्वायर ओब्लिक विचलन 9 इसका क्यूब। तो 109 प्लस 18 ओब्लिक 3 गुणा 9 का वर्ग 81 और 9 का घन 9 9 81, 81 को 9 से 729। अब देखो ये 18 जोड़ दो, 8 16 17 2 1 ओब्लिक 8 3 24 ओब्लिक 729। आधार में शून्य कितने हैं? 2 2 अंक लेंगे, 29 7 इसमें जुड़ जाएगा, 248 तो 48 लेंगे, 2 इसमें जुड़ जाएगा, 129 129। तो 109 का घनफल 129 29 7 248 और 129 3 सॉरी गुणा करने पर 3 29 7 250 तो यहां 50 आएगा, 50 250 2 असल की 129 129 50 29 129 50 29। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा 81 को 3 से गुणा करने पर 243। तो आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक लेने, ये बता रहा हूं। नोटेड बात क्या है? सूत्र निखिलम में आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक मध्य और तृतीय खंड में ले जाते हैं। आधार में शून्य 2 हैं तो 2 अंक लेंगे, 29 7 इसमें जुड़ जाएगा, 243 और 7 250 50 में से 2 अंक लेंगे 50 और फिर 129। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो जोड़ करके, एक स्टेप और बढ़ाओ तो कि 127 250 29 ऐसे, मतलब पहले 29 लिया आपने। तो इस प्रकार से जोड़ जोड़ के आपको लिखना है कि 29 7 जोड़ दे 250 50 आ गए और बच गए 2 इसमें जोड़ दे 129, यह आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये बन गई सूत्र निखिलम विधि द्वारा घनफल। धन्यवाद।